डियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल यूनानी विज़डम के साथ। फ्रेंड्स, इससे पहले हम पढ़ रहे थे 11th लेक्चर में आज़ा का मिजाज, टेम्परामेंट ऑफ द ऑर्गन्स, और हमने उसका आधा हिस्सा पढ़ लिया था। आधा हिस्सा आज हम पढ़ेंगे 12th लेक्चर में, टेम्परामेंट ऑफ द ऑर्गन्स। इससे पहले 11th लेक्चर में हमने उसका जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हॉट एंड वेट के बारे में पढ़ा था, यानी इसका अपोजिट। हमने हॉट एंड वेट के बारे में पढ़ा था। और फ्रेंड्स, हमने ये भी पढ़ा था कि हॉट एंड कोल्ड एक ही सूरत हाल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। कंपैरेटिवली जब कोई चीज़ गर्म होती है तो गर्म कहलाती है, कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में किसी चीज़ का टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो वो कोल्ड कहलाती है। और ये स्केल हर थोड़े डिफरेंस के साथ भी मेजर किया जा सकता है और बड़े डिफरेंसेस के साथ भी। इसी तरह ड्राई के बारे में भी है कि जब कोई चीज़ रतब है, वेट है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो वो वेट कहलाती है। और जब जैसे जैसे उसमें डिक्रीजिंग वे में वाटर कंटेंट्स या मॉइस्चर कम होता जाता है, वो चीज़ ड्राई के कंटेक्स्ट में आती है। और हमने ये भी जिक्र किया था कि स्किन जो है, हमारा जिल्द तिब के लिहाज से सबसे मोतदिल ऑर्गन माना जाता है, और हमने इसकी वजाहत भी पेश कर दी थी कि इसको मोतदिल क्यों होना चाहिए। एज वी नो द स्किन इज़ द मोतदिल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो हमें जहन में ये रख के चलना है कि स्किन हमारा मोतदिल ऑर्गन है। और इसके कंट्रास्ट में हम ये बात कहते हैं कि फ्लैम इज़ द मोस्ट कोल्ड ह्यूमर इन द बॉडी। The organs are nourishing by this fluid is called cold। सवाल हमारे जहन में अगर रेस करता है कि कोल्ड कब कहेंगे, किस चीज़ को कोल्ड कहेंगे, मीन्स एक लिटरल मीनिंग में अगर हम जानना चाहें तो हम ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कोल्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लैम जो है, यानी बलगम जो है, ये जिस्म का सबसे कोल्ड पार्ट है, हिस्सा है, ह्यूमर है। और ये जिस ऑर्गन को या ऑर्गन के जिस पोर्शन को ये नरिशमेंट देता है, सप्लाई करता है न्यूट्रिशन, वो पार्ट कोल्ड कहलाता है। हमने ये भी जाना था कि हार्ट इज़ द हॉटेस्ट। यहाँ पे हमारा कंटेक्स्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि हार्ट जो है वो हॉटेस्ट है। पहले लेक्चर में हमने इसका क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि क्यों इसको हम हॉटेस्ट मानते हैं। इसी तरह से अभी हम ये बात भी समझ लिया कि कोल्ड क्यों माना जाता है किसी चीज़ को, या बलगम जो है वो कोल्ड क्यों है, और कौन से ऑर्गन जो हैं वो कोल्ड ऑर्गन कहलाने के ज़िम्न में आएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्केल है वो कौन कौन सा स्केल इसमें हम मुतय्यन कर सकते हैं। पहला, इसमें जब हम किसी की रतूबत को या वेटनेस को अगर मेजर करना चाहें तो उसमें पहली चीज़ यही आती है कि ह्यूमन बॉडी का जो मॉइस्चर लेवल है वो क्या हो सकता है। जो ऑर्गन जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट्स होंगे या मॉइस्ट लेवल जितना ज़्यादा होगा, वो उतना ही ज़्यादा रतब कहलाएगा। इसमें आप देखिए कि हेयर जो है, बाल, इसमें जो वाटर कंटेंट्स है ओनली 10% है। इसके बाद जस्ट बाद अगर लेवल आता है किसी का तो वो है दांत का, टीथ। ये 8 to 10% ऑलमोस्ट सिमिलर हेयर के। लेकिन दोनों की जो टफनेस है, स्ट्रक्चर है, इसमें दोनों में फ़र्क है। हालांकि दांत का जो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो सबसे टफेस्ट या हार्डेस्ट माना जाता है। इसी तरह बालों का भी है। अभी इसको आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो सबसे कम मॉइस्चर वाले हैं ऑर्गन हमारे बॉडी के, वो हमारी हड्डियां हैं। ठीक है, हमारी हड्डियां या बोन इज़। इसके बाद हमारा जो कंटेंट सबसे कम है, उसके बाद ऑलमोस्ट ये सब
मिलते जुलते हैं, ज़रा से फ़र्क के साथ हैं। लिगामेंट्स आते हैं, लिगामेंट्स में बोन के बाद जो है 60 to 80% कंसीडर किया गया है। उसके बाद आप देखिए हार्ट में जो है 75% है, और मसल्स में भी 75% है। ठीक है, क्योंकि हार्ट भी एक मसल्स है, मस्कुलर ऑर्गन है, और ये भी दोनों में कमोबेश यकसा क्वांटिटी में मौजूद हैं। इसके बाद लीवर आता है। लीवर का स्ट्रक्चर ज़रा मसल से थोड़ा अलग है। इसके अंदर 77.3% कंसीडर किया गया है। इसमें वेरिएशन है, 2 से 5% तक का वेरिएशन मिलता है डिफरेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ब्रेन 79.83% के दरमियान इसमें मॉइस्चर लेवल या मॉइस्चर कंटेंट्स मौजूद होते हैं। लंग्स में हमारे 85% है। और इसके बाद नंबर जो आता है वो ब्लड का आता है। हम जानते हैं कि ब्लड एक रतब सयाल मादा है, और इसके अंदर ज़्यादातर कंटेंट्स इसके जो है वाटर पे ही बेस होते हैं। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि आँख में जो होता है इसमें भी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। ये दोनों तो हम विजुअलाइज़ करते हैं, हम जानते हैं, ये हमारे ऑब्जर्वेशन में भी है कि ब्लड एक रतब मादा है, और आँख में भी हमारे लिक्विड अच्छी खासी मकदार में मौजूद होता है। करेंगे ग्रेडिंग ऑफ द ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू द ड्राइनेस। हम ड्राइनेस का कंसेप्ट पढ़ेंगे। कोल्ड का हमने पढ़ लिया, और कोल्ड को इस तरह बताने के लिए कि फ्लैम सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो है जैसे जैसे ड्राई होती जाती हैं वो कोल्ड भी होती जाती है। बदन में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो और उसके साथ हॉट भी हो, या मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हो और हॉट भी हो, सफ़रा के अलावा। लेकिन सफ़रा भी इतना नहीं होता कि वो बदन को जला दे ना, अनलेस की अब नॉर्मल कंडीशन पैदा हो। हम देखते हैं कि हेयर इज़ द मोस्ट ड्राई पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, उसके बाद आता है बोन्स आर द ड्राई बट लिटिल लेस दैन हेयर। उसके बाद आते हैं कार्टिलेज लेसर दैन बोन्स, यानी बोन्स और हेयर के मुकाबले में ये कम है। उसके बाद आता है कि मेम्ब्रेनस पार्ट जो होते हैं जिस्म के, तमाम मेम्ब्रेनस पार्ट जो किसी भी स्ट्रक्चर को कवर करते हैं, वो भी कहीं कहीं बहुत टफ़ होते हैं, कहीं लूज़ होते हैं लेकिन कहीं टफ़ होते हैं। तो इनके अंदर भी डेंसिटी होती है और ये भी ड्राई होते हैं। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितना डेंस होगा, जितना टफ़ होगा, हार्ड होगा मलमस में, वो उतना ज़्यादा ड्राई कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे नर्व सेल्स। हमारे नर्व सेल्स के अंदर भी ये ख़ुसूसियत है कि वो कंपैरेटिवली ड्राई हैं। नर्व फाइबर्स लेस डेंस दैन द मेम्ब्रेन। लेकिन हमें ये बात जहन में रखना है कि हर एक का लेवल मुतय्यन किया गया है टिप में, और ये हम वही रख के इसको समझेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल नर्व में ज़रा सा कम है नर्व जो बॉडीज़ होती हैं उसके बरखिलाफ़। इसके बाद आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी ड्राइनेस होती है लेकिन कम होती है पेरिफेरल नर्व के मुकाबले में। इसके बाद आता है हमारा दिमाग। दिमाग को बहुत ही ज़्यादा रतब ऑर्गन माना गया है, और हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से, कंसिस्टेंसी के लिहाज से, और इसके अपीयरेंस के लिहाज से भी, और इसकी जो फंक्शन करने की जो पावर है, इसके अंदर डायरेक्ट इस तरह का कुछ बनाना नहीं है जैसे लीवर बनाता है, एंजाइम बनाता है, मटेरियल तैयार करता है। ये मटेरियल तैयार नहीं करता, ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है, ये रूह हैवानिया को ट्रांसफॉर्म करता है, जस्ट फॉर द एक्टिंग एज ए ट्रांसफार्मर। और हमारे नर्व्स और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो उसके हेल्पिंग ऑर्गन होते हैं, पार्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को, जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे ख़्याल में समझ में आ गई होगी बात। अभी सबसे ज़्यादा जो हमारे बॉडी में से लीस्ट जो ड्राइनेस होती है वो फैट में होती है। इसके ऊपर भी होती है, इंटेस्टाइन के ऊपर भी होती है, सारे ऑर्गन के आसपास कुशनिंग कहीं करती है, लीवर के ऊपर होती है, और किडनी के अतराफ में भी होती है। कम जो है ड्राई ऑर्गन कंसीडर किया जाता है।
लूज़ फैट उसके बाद आती है। सबसे ज़्यादा लूज़ फैट जो होती है बॉडी में, लूज़ फैट जो होती है, मेरे ख्याल में लूज़ फैट को हमें समझना पड़ेगा। ये स्टडी का पॉइंट है। हमें इसको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द लूज़ फैट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अतिब्बा ने ये कैसे कंसीडर किया कि कौन सा ऑर्गन ड्राई है, कौन सा वेट है, कौन सा हॉट है, कौन सा कोल्ड है। तो हॉट और कोल्ड का तो हमने पहले मेजरमेंट बता दिया कि इट इज़ द मेजर्ड बाय द लेवल ऑफ इट और टेम्परेचर। ओके, तो इसी तरह से अभी जो ड्राइनेस और वेटनेस की बात होती है तो इसका स्केल ज़रा डिफरेंट है उससे। इसके लिए तिब में बताया गया है कि एज़ पर द यूनानी कंसेप्ट डेंसिटी एंड ड्राइनेस ऑफ द टिश्यूज़ या ऑर्गन कैन मेजर बाय तकदीर। डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम इसकी वेटनेस को निकाल सकते हैं। वेटनेस निकलेंगे जितने ज़्यादा वो चीज़ उतनी ही मरतूब कहलाएगी, जिसमें से जितना कम निकलेगा वो चीज़ उतनी ड्राई कहलाएगी। तो अतिब्बा ने कहीं कहीं इस प्रैक्टिकल को किया है और बाकायदा बताया है कि जब उन्होंने बाल को तकदीर की तो उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में, नहीं के बराबर में जो है उसमें मॉइस्चर निकला, जबकि हड्डियों में उससे थोड़ा ज़्यादा निकला। तो इसलिए उन्होंने कंसीडर किया कि बाल सबसे जो है ड्राई है। मोस्ट ड्राई पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द हेयर एंड आफ्टर दैट द बोन्स। तो हम इस बात को मान के चलेंगे और मेरे ख़्याल में ये आज भी प्रूवन है, थोड़े मोड़े वेरिएशन के साथ। तो हमें इस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम इसको मान के चलते हैं। जहाँ हमें लगेगा कि ये चीज़ कंट्राडिक्ट है मॉडर्न में और यूनानी में और इसको प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ऑन दैट प्लेस वी हैव टू स्टडी एंड वी हैव टू डू रिसर्च। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल में बात ख़त्म हो जाती है। अभी अगर हम ड्राइनेस को मेजर करना चाहें तो वो कौन सा पॉइंट डिस्कस किया गया है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जिसकी बेस पे अतिब्बा ने कहा कि ये ऑर्गन ड्राई है, ये ऑर्गन वेट है, या ये हॉट है, कोल्ड है। तो हॉट कोल्ड का तो पहले हम तज़किरा कर चुके हैं। अब यहाँ ड्राई एंड वेट का कंसेप्ट देखते हैं। नंबर 1 आता है कि ब्लड सप्लाई। पहले भी बताया था कि मोर ब्लड सप्लाई मोर हीट प्रोडक्शन। ठीक है, जब ज़्यादा गर्म होगा तो गर्म माना जाएगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस वहाँ होंगे। ऑब्वियसली सेल्स को ज़्यादा काम करने, इसलिए उनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई दी जाती है। इसी तरह एक हीट प्रोडक्शन है ना, वाइस वर्सा, मोर सप्लाई मोर हीट प्रोडक्शन। इसी का ये भी लिंक है कि ज़्यादा प्रोडक्शन हीट का है, ज़्यादा उसके अंदर मूवमेंट बढ़ने के चांसेस है। फिर ज़्यादा मूवमेंट है तो फॉर द फिर प्रोडक्शन और ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिक रेट। अगर किसी ऑर्गन का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो हम मान सकते हैं कि वो ऑर्गन गर्म है और उसके अंदर रतूबत भी ज़्यादा है। कंटेनराइजिंग ऑक्सीजन जितने ज़्यादा वहाँ मौजूद होंगे किसी भी सेल के अंदर या वस्कुलेचर के अंदर या किसी भी ऑर्गन के अदर स्ट्रक्चर्स में, तो वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा गर्म मानी जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन को हम वेट भी मानते हैं। यही वजह है कि ब्लड का मिजाज जो है हार रतब कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट्स होते हैं और ऑक्सीजन जो है गर्म भी होती है। सबसे ज़्यादा हार्ट के बाद सबसे ज़्यादा गर्म जो चीज़ कंसीडर की गई है जिसमें वो ऑक्सीजन यानी रूह है। तो रूह चूँकि आर्गन नहीं है इसलिए हमने उसका यहाँ जिक्र नहीं किया। कंसिस्टेंसी है। अब कंसिस्टेंसी एक ऐसा मेजरमेंट पॉइंट आता है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन कितना टफ है, कितना हार्ड है, कितना प्रेस होता है, नहीं होता है। उसके कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो हमें बताती है उसकी ड्राइनेस को या उसके लेवल ऑफ ड्राइनेस को। इसी तरह आता है स्ट्रक्चर एनवेलप द ऑर्गन। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो इटसेल्फ नरम होते हैं, लेकिन उनके अराउंड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करके उसको हार्ड बनाते हैं या उसको उसकी कवरिंग हार्ड होती है। तो ये दोनों मिला करके एक हार्ड कवरिंग और प्लस सॉफ्ट स्ट्रक्चर मिलके जो एक पूरी उसको कंसिस्टेंसी अता करते हैं, वो इस बात पे डिटरमिन करता है कि हम इस स्ट्रक्चर को कितने लेवल पे ड्राइनेस के रख सकते हैं। इसी तरह क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चर अराउंड द ऑर्गन अकेले नहीं रहते, उनके साथ सपोर्टिंग में दूसरी चीज़ें भी, दूसरे स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं। वो स्ट्रक्चर वो कितने हार्ड है, कितने टफ है, सपोर्टिंग लिगामेंट्स है, सपोर्टिंग जो है टेंडन है या कुछ और मेम्ब्रेनस पार्ट है, ये सारे चीज़ें मिल करके ये इस बात को डिटरमिन करते हैं कि ये जो इतना एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मीडियास्टम है, मीडियास्टम में सिर्फ हमारा हार्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
पूरा मीडियासिनम अगर सबको मिला लिया जाए, सबके टेम्परामेंट को, सबकी कंसिस्टेंसी को और सबकी हीट प्रोडक्शन को, तो सबका अलग अलग है, लेकिन कुल मिला के वो एक मिजाज बनाते हैं जो मिजाज बिल आखिर मोतदिल कहलाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम बात समझ सकते हैं कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चर अराउंड द ऑर्गन्स या क्वांटिटी ऑफ डिस्टिल्ड लिक्विड। जैसा कि अभी बताया कि अतिबा का ये उसूल था कि वो हर ऑर्गन के मॉइस्चनेस को देखने के लिए उसको डिस्टिल्ड कर लिया करते थे। तो ये डिस्टिल्ड प्रोसेस सबसे ऑथेंटिक और सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है या तरीक़ा है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन कितना ड्राई है और कितना वेट है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारे जिस्म का और ऑर्गन्स के मेटाबॉलिज्म को समझने का और उनके जो वेट प्रोडक्शन है या ड्राई प्रोडक्शन है। ऑब्वियसली ड्राई प्रोडक्शन जो होता है उसका जो इवैक्यूएशन का जो क्वांटिटी है वो मिनिमम होता है, और इसी तरह अगर वेट ऑर्गन है तो उसमें इवैक्यूएशन का जो क्वालिटी या क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी और वेट होगी, लाइक लिक्विड होगी। जैसे कि हम बता सकते हैं गुर्दे का है कि गुर्दे का जो एक्सक्रीशन है वो यूरिन की शक्ल में है। हमारा जो बाल हैं या हमारे बोन्स हैं या हमारे दीगर ऑर्गन्स हैं वो और कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये ड्राई है और या वेट है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें मॉइस्चर ही बेसिकली मेन रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा होगा इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे कैफियत के और एलिमेंट के बारे में, उनकी रिएक्टिविटी के बारे में, तब हमने पढ़ा था कि ज़मीन जो होती है अपने ड्राइनेस की वजह से, जो उसके अंदर कोई भी चीज़ दबी हुई होती है या जो मिनरल्स बनते हैं या हजरियात हैं, वो अपने ड्राइनेस की वजह से उनकी वेटनेस को रिड्यूस कर देती है। इस तरह से वो कंडेंस हो जाते हैं, बाद में हजरियात में या जेम्स में कन्वर्ट होते हैं। तो बिल्कुल यही बात है यहाँ पे कि मॉइस्चर जब होता है तो मॉइस्चर ही जो है मेजर रोल प्ले करता है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर दिया जाएगा वो चीज़ उतनी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी, जितना कम मॉइस्चर होगा वो चीज़ उतनी देर में जो है डिकम्पोज होगी। तो इसी तरह जो है हम ये भी देख सकते हैं कि माइक्रोबियल एक्टिविटी उसमें इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती है, लेकिन माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोल प्ले करने के लिए हमें यही चाहिए, मॉइस्चर ही चाहिए। माइक्रोबियल तो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन जो मॉइस्चर नहीं है तो ये जल्दी काम नहीं करते हैं। तो इनको चाहिए होता है मॉइस्चर और थोड़ी सी हीट, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि डिकम्पोजिशन टाइम फ्रेम, कि कितना टाइम लेता है बालों को डिकम्पोज होने में, हड्डियों को डिकम्पोज होने में। तो कहा जाता है कि बाल भी कभी कभी जल्दी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जल्दी भी डिकम्पोज हो सकते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि हज़ारों साल भी बाल जो है डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। वो ममीज़ के जो बाल देखे गए वो डिपेंड्स अपॉन द मॉइस्चर लेवल। ममीज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड दैट स्टिल हैव हेयर। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि बाल वाकई सबसे टफेस्ट और सबसे ड्राई पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। इसी तरह ड्राई थिंग्स गेट लॉन्गर ड्यूरेशन टू कंपोज एंड ड्राई मीडियम ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द माइक्रोबियल एक्शन। ये यूनानी का भी कॉन्सेप्ट है कि ड्राइनेस जो है इंसान में या बॉडी में डिकम्पोजिशन को प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है, और यही बात जो है मॉडर्न की थियरी भी बताती है हमारी। इसमें क्या होता है कि बालों में क्या होता है कि इसका जो नेचर होता है वो रेजिलिएंट नेचर होता है। क्योंकि ये रेजिलिएंट नेचर क्यों होता है? क्योंकि मेड ऑफ द केराटिन प्रोटीन विद द स्ट्रॉन्ग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मेकिंग इट हाईली रेजिस्टेंट टू द डिग्रेडेशन एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग फॉर मिलेनिया इन सर्टेन एनवायरनमेंट्स। हमने जब कैफियत का तस्करा पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि हार बारिद रतब याबिस क्यों होता है। तो हमने बताया था कि जब कोई चीज़ ड्राई होती है तो इनके दो मॉलिक्यूल के बीच में जो होता है ना वो स्पेस नहीं होता, यानी वाटर कंटेंट्स नहीं होते हैं। तो अगर वाटर कंटेंट्स निकाल दिए जाएँ बाहर, है ना, इसको अगर निकाल दिए जाते हैं तो फिर ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे से टाइटली जॉइंट हो जाते हैं और ये जो ड्राई कहलाते हैं। तो बिल्कुल सेम बात वही है कि जब कोई टाइटली जॉइंट होगी, बॉन्डेड होगी, उनके बीच में वाटर कंटेंट्स नहीं होगा तो उनको जो है डिग्रेड होने में टाइम लगेगा, डिकम्पोज होने में, ठीक है। इसी तरह हड्डियों के बारे में कि द टाइम इट टेक्स फॉर द ह्यूमन बोन्स टू डिकम्पोज कैन रेंज फ्रॉम 6 years to the और hundreds of the years डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट।
कुछ हिस्से बोन के, कुछ बोन तो ऐसी हैं जो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन कुछ हिस्से उसके बहुत हार्डेस्ट हैं, टफेस्ट हैं, और वो हमेशा हमेशा बाकी रहते हैं। इवन दो अगर वो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाए तो भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो मेंटेन रहते हैं। सॉइल टाइप में बताया गया कि फर्टाइल सॉइल एसिड कैन डिसॉल्व द बोन अबाउट 20 ईयर, तब भी उसको 20 साल चाहिए होते हैं, ठीक है। और कभी कभी जो है ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मौजूद रहते हैं। तो एंड थाविंग दिस कैन ब्रेक डाउन द बोन्स ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दो कंडीशन जब डेवलप होती है, फ्रीजिंग और थाविंग, तो उसमें वो जो है बोन्स जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होकर डिकम्पोज हो सकती है। तो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन मैंने बताया था कि प्रोटीन डिग्रेड्स हो जाते हैं, बोन्स क्रैक हो जाती हैं, बोन्स जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू होता है। फॉसिलाइजेशन हो जाता है इसमें। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में कहा गया कि डिकम्पोज ओवर अ पीरियड ऑफ डेज, कुछ दिनों में ही ये डिकम्पोज हो जाता है, इवेंचुअली लिक्विफाइंग इनटू अ पेस्ट और द फ्लूइड। ये जो है इसका जो एंड प्रोडक्ट है या एंड रिजल्ट जो है वो लिक्विड की शक्ल में होता है, पेस्ट की शक्ल में होता है। यही बात टिप में बताई गई है कि दिमाग का मादा जो है वो कोल्ड होता है और बारिद होता है, और ये ईज़िली जो है डिकम्पोज हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। तो इसलिए अतिब्बा ने इसको कोल्ड और वेट ऑर्गन तस्लीम किया है। तो फैक्टर अफेक्ट ब्रेन डिकम्पोजिशन, द ऑक्सीजन डिप्रीवेशन है। ब्रेन सेल्स कैन डाई इफ़ दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द ऑक्सीजन फॉर मोर दैन 3 मिनट्स। अब को जो है डिप्राइव्ड होने के विदिन 3 मिनट्स जो है ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं या बेकार होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें बायोमोलिक्यूल्स है, जो कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स विच आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अब ये देखिए कि यहाँ लिपिड और जो है प्रोटीन्स है, लेकिन इनकी बॉन्डिंग डिफरेंट है, इसलिए जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के समझ में आया कि हमारा जो मटेरियल है उसके जो कंपोजिंग या बॉन्डिंग की जो प्रॉपर्टी है या स्ट्रक्चर के फॉर्म है या शक्ल कह ले सकते हैं, हम हैयत कह सकते हैं यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर ये डिपेंड करता है कि ये जो है सेल कितने जल्दी डिकम्पोज होंगे, और यही चीज़ बताती है कि ये ऑर्गन ड्राई है या वेट है, ठीक है। अब मेम्ब्रेनस ऑर्गन के बारे में भी देख लीजिए, ये भी ऐसी है मेम्ब्रेनस ऑर्गन, मतलब ये भी डिकम्पोज हो जाते हैं जल्दी, है ना। हालांकि टफ है, ड्राई है, लेकिन जो लेवल है इनका ड्राइनेस का, उसी लिहाज से इनका डिकम्पोजिशन का लेवल जब चेक करेंगे तो उसी लेवल पे मिलेगा। तो ये बिल्कुल जो है प्रूवन चीज़ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। और बिलाखिर हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रू है कि यूनानी मेडिकल टर्म ने जो रिलेट्स किया है ऑर्गन के फंक्शन को और उसकी कंपोजिशन को और अदर फैक्टर्स को सर्टेन करने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी को, उसके वेटनेस को, ड्राइनेस को, उसकी हीट प्रोडक्शन को या उनके फंक्शनैलिटी को, ये मोर और लेस बहुत अप्रूव्ड है और नोन है, और इसमें ज़्यादा काम करने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खाली दोनों लिटरेचर को मिला कर पढ़ ले तो ये अंडरस्टैंडेबल है और ईज़िली हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। ओके बाय। आपसे गुजारिश है कि ये लेक्चर देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।